अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तुम ही कहो के साथ मैं हूँ इस्मत जबी। आज इस प्रोग्राम का बहुत अहम मौजू है कसीरुल अज़दवाजियत का निज़ाम, उसका रवाज और उसके असरात हमारे खानदानी निज़ाम पर। इस हवाले से बात करने के लिए हमने अपने कुछ दोस्तों को मदऊ किया है। सबसे पहले डॉक्टर रक्षंदा परवीन है, फिर ज़ैनब डार है और अरशद भट्टी है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक सवाल के साथ और सवाल पूछना चाहूंगी मैं ज़ैनब डार से। ज़ैनब, क्या आप हमें बताएंगी कि हमारे यहाँ कई शादियों का रवाज क्यों है? पोलीगैमी भी कहते हैं ना इसे। जी बिल्कुल, इसको पॉलीगैमी कहते हैं। देखिए इस्मत, मैं तो एक मोहतात अंदाजा ही लगा सकती हूँ। मुझसे बेहतर तो कोई ऐसे शख्स इसका जवाब दे सकते हैं जिनका कोई बराह रास्त मुशाहिदा हुआ हो या बराह रास्त वो इस प्रोसेस में से गुजरे हों। लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो एक दो वजूहात मुझे देखने में महसूस हुई हैं। सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगता है वो हमारे यहाँ ये जो एक फोर्स्ड अरेंज्ड मैरिजेस का कॉन्सेप्ट है कि हम किसी को किसी दूसरे पे मुसल्लत कर देते हैं। उसमें एक वजह जमीन जायदाद हो सकती है, एक वजह जो है जिसे हम पंजाब में वट्टा सट्टा कहते हैं वो हो सकती है। एक वजह जो है और उसमें एक जो वजह निकलती है वो ये निकलती है कि हमारे यहाँ ये बहुत एक आम सी बात हो चुकी है। अब हम हर दूसरे बंदे से सुनते हैं और इसके ऊपर बहुत जोक्स भी बनते हैं जो कि मुझे नहीं समझ आती क्यों बनते हैं कि जी हमें तो 4 शादियों की इजाजत है। तो भैया इजाजत विजाजत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल साफ कहा गया है कि तुम निभा नहीं पाओगे। तो लेकिन बहरहाल मुझे तो चीदा चीदा जो मेरा मुशाहिदा है मुझे यही लगता है, और उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो मुझे फोर्स्ड अरेंज्ड मैरिजेस लगती हैं, क्योंकि बदलते वक्त और बदलती इकदार के साथ जबरदस्ती के रिश्ते निभाना जो है वो अब मुश्किल होता जा रहा है। आपने अभी बात की 4 शादियों की ज़ैनब जी को, जो अमूमन बहस भी होती है कि 4 शादियों की इजाजत है इस्लाम में, हमारे मजहब में। तो जी क्या जी। अगर ये अमल करने वाले जो इस पे अमल भी करते हैं अहकामात पे, तो क्या जरूरी है कि वो 4 शादियां भी करें? देखिए, अगर वो ये कहते हैं कि जी इजाजत है तो पर उसकी शराइत है ना कि अदल करो। और ये भी लिखा है, आधा ही पढ़ते हैं ना, आधे अधूरे पे टिका है पूरा निजाम। ये भी लिखा है कि अदल नहीं कर सकोगे। तो इजाजत है, हुक्म नहीं है, हम उसको हुक्म मान के चल पड़े हैं। तो तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम आखिर ये कब समझेंगे कि रिश्ते नाते बंधन ये सब चीजें जो हैं ये कोई मजबूरी नहीं होती, ये कोई आप पे मुसल्लत नहीं कर सकता, या ये कोई आप इसलिए नहीं कर सकते कि आपने आपके जहन में है कि आपने उम्मत को बढ़ाना है, या आपको लगता है कि 4 शादियां करना आपका राइट है। इट इज नॉट योर राइट। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। अच्छा, इसी सवाल को मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहिबा आपसे। डॉक्टर चंदा, आप हमें बताएंगी कि आपके ख्याल में कई शादियों का रवाज क्यों है यहाँ? बहुत शुक्रिया। एक तो मैं इस वजह से लाइल हूँ कि बिलाल ने मुझे क्यों इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट समझा है, लेकिन जितनी जिंदगी गुजारी और हम तकरीबन एक ही एज ग्रुप के लोग हैं इस फ्रेम में, तो मुझे समझ में यही आया कि वजूहात तो कई हो सकती हैं जिस तरह ज़ैनब ने बताया, लेकिन मेरी अपनी जाती राय ये है कि इसकी जो है ना इसकी जो लेजिटिमेसी है या इसकी इसको एक्सेप्टेंस की जगह देना, उसकी कोई लॉजिक नहीं है। यानी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन इसको आप लेजिटिमाइज नहीं कर सकते। ये बहुत मेरा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। उसके बावजूद हम अभी तक जो बात हुई है तो लग ये रहा है कि हम मुसलमानों पर फोकस है और मर्दों पे फोकस है, जबकि और भी मज़ाहिब अकायद या किसी भी अकीदे के जो लोग नहीं होते उसमें मर्दों को देखा गया है कि वो इकट्ठे, यानी हम जो पॉलीगैमी की बात कर रहे हैं कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ जो है स्पाउसेस रखना, और जो इस्लामी नुक्ता नज़र है, जिस तरह रिलीजन्स जो हैं वो ज़्यादातर पेट्रियार्कल होते हैं, इंटरप्रिटेशन उनकी पेट्रियार्कल होती है, रिलीजन एज इट इज तो नहीं होता। तो उसमें यह है कि आपने देखा होगा कि हमारे बॉलीवुड में
जिस हीरो को दूसरी शादी करनी होती थी तो पता चलता था वो मुसलमान हो गया। और हमारे यहाँ जिस तरह मैं क्रिश्चियंस की मिसाल लूंगी कि जो कैथोलिक्स हैं उनके यहाँ तलाक नहीं होती, लेकिन वही बात है कि जो मर्द होते हैं क्रिश्चियंस वो जो हैं वो फिर भी शादी कर लेते हैं, और औरतें जो हैं वो कहती हैं कि हम तो तलाक नहीं है, तो उनको फिर मुसलमान होना पड़ता है ताकि उनके वकीला उनको मशवरा देते हैं कि ये बंधन जो है वो लीगली जो है वो खत्म हो सके। तो ये तो कुछ वो है हकायक जो कि हमें नजर आते हैं। वजह बहुत सारे लोग बताते हैं, उसका असल में देखना है कि असर क्या होता है, क्योंकि एक तो वो है ना कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी है, लेकिन आपकी मर्जी और आपकी खुशी शायद वहां पे खत्म हो जानी चाहिए जहां पे दूसरे की हक तलफी शुरू हो जाती है। और यहीं से मेरा इतराज भी शुरू होता है कि अगर तो आप इसलिए कर रहे हैं कि भाई अब आपके पास ज्यादा पैसा आ गया है या आपको जरूरत है कि अब आपको वो खातून जिन्होंने शुरू से आपका साथ निभाया अब आपको वो बूढ़ी लगने लगी हैं, मोटी लगने लगी हैं, जो कि तमाम ये सिर्फ औरतें ही एज करती हैं। मर्द तो मतलब जवान रहते हैं, सदा बहार होते हैं, उनकी उम्र भी नहीं देखी जाती, ना वजन देखा जाता है। तो फिर मुझे बहुत अफसोस होता है। और उसी बीवी से जिससे आपने कई बच्चे पैदा किए होते हैं, तो आप किसी दूसरी यंग लड़की को बेवकूफ बनाते वक्त इस तरह की वो चीजें मर्द हजरात बोलते हैं कि मैं बहुत छोटा था, अम्मी ने कर दी और पता ही नहीं चला, आपको अंदाजा नहीं है, और वगैरह वगैरह। और ये तो मतलब मर्दों की साइड है। और ये चूंकि मर्दों की बैशिंग का सेशन नहीं है, तो मैं एक बात ये भी कहूंगी कि हमारी बहुत सी समझदार पढ़ी लिखी बल्कि मैं एक लफ्ज में कह दूं जो फेमिनिस्ट आइकन्स भी रही हैं, वो भी बहुत सारे जो हैं नामी गिरामी लोगों की, या वो खुद उनसे ज्यादा नामी गिरामी थी तो वो उनकी दूसरी तीसरी बीवी बनी है। तो अब क्या वजूहात हैं, इस पे तो बहुत सारी सीरीज हो सकती है, लेकिन ये जरूर है कि मोहब्बत में क्या अदल होना, यहाँ पे तो मतलब वो मोनेटाइज्ड जो आइटम्स होते हैं उसमें भी अदल नहीं होता। बहुत शुक्रिया रक्षंदा, आपने बड़ी तफसील से रोशनी डाली है इस मौजू पे, इस बात पे। अगर हम इसको लिंक करें, जैसे आपने कहा सेलिब्रिटीज की बात, तो खैर हमारी अपनी सेलिब्रिटीज कौन सी कम है, वजीर आजम से शुरू होते हैं, सियासतदानों से शुरू होते हैं, तो सब इसकी ऐसी मिसालें कायम कर रहे हैं कि लगता है कि जैसे रियासत इसको प्रमोट करनी है। एक छोटी सी तस्सी, क्योंकि टेक्निकली हमें करेक्ट रहना चाहिए कि वजीर आजम साहब ने जो है ना वो कभी भी किसी एक खातून के होते हुए उसके ऊपर दूसरी मतलब सौकन नहीं लाए हैं, जहां तक मेरी मालूम है। तो प्लीज ये ना कहें, वरना बहुत से ऐसे नेक हजरात हैं जिन्होंने ये जो है ये जुल्म किया है, ये सितम फरमाया है, और उसमें इस्लामिक जो है कवानीन का सहारा भी लिया है। और ये खबर जो जोक आपने कही ना, ये मैंने वाकई देखा है कि अच्छे अच्छे अखबारों में भी होता है कि जी बीवी की मर्जी से ना, मतलब इस्लामिक वो क्लॉजेस को जब अप्लाई करते हैं शादी ना करने के जुर्म में 6 महीने जेल हो गई और 2 लाख, तो मर्द हजरात हंस रहे होते हैं कि चलो यार 2 लाख में अगर दूसरी शादी कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। मतलब बहुत ज्यादा जो है ना इस पे एक बहुत ही सीरियस और ट्रेजिक मसले को जो है ना बहुत ही कैजुअली लाइटली और जोक के तौर पे लिया जाता है। फिर बच्चों का तो कोई सोचता ही नहीं है कि उनके जो जहन पर और उनकी जिंदगी पे इसके क्या असरात होते हैं, और किस बीवी की, कहीं पे पहली बीवी डोमिनेट करती है तो दूसरी की भी हक तलफी होती है, बाज़ दफा दोनों की हक तलफी हो जाती है और साहब कहीं और ही पाए जाते हैं। तो ये सिलसिला जो है ना इतना सिंपल नहीं है जितना ये नजर आ रहा होता है। और थैंक्स टू आवर टेलीविजन, ये जो प्राइवेट चैनल्स हैं और यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, मुझे पता है आप सब लोग इसमें से ज्यादातर, लेकिन माइंड ना करें, लेकिन अक्सर अब ये भी दिखा रहे हैं कि जो बहुत एम्पावर्ड औरतें हैं, बोलने वाली औरतें हैं, करियर ओरिएंटेड औरतें हैं, तो उनकी सख्त मिजाजी और उनकी चेहरे सख्त तासुरात की वजह से वो जो शौहर साहब है वो मजबूरन अपनी घरेलू मेड या फुप्पो की बेटी जो कि बहुत अच्छी कुकिंग करती है तो उसकी तरफ माइल है। और माशाल्लाह ऐसे ड्रामों के जो ओनर्स हैं उनको फिर औरतों के एम्पावरमेंट के लिए भी अवार्ड मिलता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, यहाँ मैं थोड़ा सा रक्षंदा की बात को लेके आगे बढ़ूंगी और मैं ये कहूंगी कि देखिए मेरा सिर्फ एक एतराज है ये टीवी ड्रामों की, क्योंकि बात की रक्षंदा ने,
हम ये तो कह देते हैं कि जी औरत करियर ओरिएंटेड थी और इसलिए मर्द ने दूसरी शादी कर ली, या वो उसको बेटा नहीं दे सकी इसलिए मर्द ने दूसरी शादी कर ली, या कोई भी रीजन हो सकता है इनमें से। लेकिन हम ये क्यों नहीं कहते कि एक औरत भी ये कदम उठा सकती है, वो भी एक और शादी, अगर उसको डाइवोर्स हो गई है, अगर वो अकेली पड़ गई है, अगर उसके शौहर ने उसको छोड़ दिया है, तो वो अगर दूसरी शादी करती है तो हम उस पे लान तान क्यों करते हैं? मेरा तो बहुत बुनियादी सा सवाल ये है कि हम उस औरत को खराब क्यों दिखाते हैं जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकल के एक दूसरी शादी करने लगती है। हम ये क्यों कहते हैं कि वो औरत माशरे के लिए एक तोहमत है? मैं आज आपके फोरम को भी इस्तेमाल करके इस्मत में वही बात करूंगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमने डाइवोर्स को एक टैबू बना के रखा हुआ है। डाइवोर्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। solution, exactly, the solution. एग्जैक्टली, तो वो आप शादी के ऊपर शादी करते जाए, वो सारा ओनस तो औरत के ऊपर है ना, उस कर्ब से तो औरत गुजर रही है। आप उसके सर पे एक बीवी लाएंगे, दो लाएंगे, तीन लाएंगे, चार लाएंगे, आपने ये सोचा है कि वो किस कर्ब से गुजरती है जब वो ये देखती है कि वो जब उसको ब्याहा जाता है तो कहा जाता है अब यही तुम्हारी कायनात है, फिर उस कायनात के हिस्से टुकड़े होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वो क्या करे, वो इनसिक्योर हो जाती है, फिर आप कहते हैं जी बाप के खिलाफ कान भरती है, राइट? तो फिर वो क्या करे, Right. उसके पास और क्या बच जाता है पीछे? तो पहले आप खुद उसको इनसिक्योर करते हैं, फिर आप कहते हैं कि इनसिक्योर है। चलिए इस इनसिक्योरिटी का पूछते हैं जरा अरशद से। अरशद, आप खामोश बैठे हुए हैं और हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। आप ये बताइए कि एक तो थोड़ा सा जो जैनब और डॉक्टर साहिबा ने बातें की हैं उन पे आपके कमेंट्स चाहिए मुझे, और उसके अलावा फिर आप ये बताएंगे कि किस तरीके से जो दूसरी तीसरी चौथी शादी है वो हमारे फैमिली सिस्टम को अफेक्ट करती है। ये तो मैं इसलिए भी चुप था कि ये आज मेरा और बिलाल का सुनने का दिन है। दूसरी सोचा इसकी हुआ वजह आपने। ये है कि मैं ये चाहता था कि आप चूंकि सारे दोस्त इस वक्त पाकिस्तान में हैं, तो मैं ये जिम्मेदारी ले लेता हूँ कि पाकिस्तान से बाहर और इस्लाम से बाहर क्या प्रैक्टिस है, जिस पे डॉक्टर रक्षंदा ने थोड़ी सी बात की। बिल्कुल। और तीसरी बात इसमें ये है कि इवन जो पोलीगैमी है या जो कसीरुल अज़दवाजी है, उसके दो टाइप्स को उसको लेते हैं। एक होती है सीरियल, जिसका बॉर्डर लाइन जी। में भी मुर्तकब हुआ कि एक की वो नहीं चली, फिर दूसरी कर ली, शुक्र है वो चल गई, तो वरना तीसरी चौथी भी लोग करते हैं। तो ये सीरियल है, इसको मैं प्रॉब्लम नहीं समझता, इसको तो मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी है दो लोगों को कि उन्होंने एक दूसरे की जिंदगी खराब नहीं की, एक सोल्यूशन जो डिवोर्स की सूरत में था उसको एक्सरसाइज किया और उसके बाद दूसरा किया, और इमरान खान उसी में आते हैं। लेकिन इमरान खान और आमिर लियाकत हुसैन में बहुत फर्क है, तो इस पर मैं बाद में आऊंगा कि एक होता है कि आपको किसी वजह से खत्म होगी, एक है कि आपने मौका, आप यानी आपने कंडीशंस क्रिएट की जहां पे एक बंदे को विलन बनाया। तो एनीवे इस पे मैं वापस आता हूँ। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान से बाहर और इस्लाम से बाहर भी ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है और बहुत अरसे से है, और इसका ताल्लुक जो है आदमी की पावर से, उसके प्रिविलेज से और उसकी एक्सेस से भी जुड़ा हुआ है। यानी अगर हम देखें कि ये कुछ जो राजपूत जो जो मेरे बड़े थे, इवन लाइक अभी किसी बॉलीवुड फिल्म में जिसमें कोई उसमें देखें तो राजपूतों की हाँ ये बहुत ज्यादा थी, और वो जो यानी उसके पीछे जो चीजें जुड़ी हुई हैं वो बहुत ज्यादा तो प्रॉपर्टी और जमीनों की तकसीम और वो चीजों से जुड़ी हुई थी। फिर उसके बाद ये था कि इवन अगर आप मिडिएवल यूरोप में देखें तो वहां भी जब शादियां होती थी तो वॉर हुई थोड़ी सी, और उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा जी रिश्ता कर लेते हैं, रिश्तेदार बनेंगे तो जरा कोल्ड वॉर चलती रहेगी, हॉट वॉर खत्म हो जाएगी। तो ये एक चीज भी उसमें हम देखते हैं। अच्छा, अब इसमें शादी तो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अरेंजमेंट है। शादी से हट के हम देखें कि यूके में खास तौर पे और बहुत सारे यानी पिछले 30-40 साल में एक फ्रेज यूज होती है पोलीएमरस, के बैक वक्त लोगों के दूसरों से रिलेशनशिप होते हैं। रिलेशंस, बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें जो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ वो ये है कि क्या औरत, एक तो ये कि कुछ मोस्ट सर्कमस्टांसेस में औरत इज अ वीकर पार्टी, यानी इस शादी के उसमें तो हमने देखना है कि जहां पे औरत परसीव की जाती है एक्चुअली वीकर पार्टी है, वहां पे कॉन्सेंट है कि नहीं है, और कॉन्सेंट जो है वो कितना उसमें क्वेश्चन है। क्योंकि अगर कोई अच्छा, दूसरी बात ये कि आदमी जो है वो कितना सच या झूठ बोल रहा है, और मैंने जो मेजॉरिटी देखी है वो यही होती है कि वो विक्टिम प्ले करना, यानी एक ऐसा बंदा जो दूसरों को विक्टिमाइज कर रहा हो और वो विक्टिम प्ले करता है कि मेरी बचपन में ऐसे शादी हो गई, ये हो गई। लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी हम जाए और हिस्ट्री में कि जब हम इवॉल्व हो रहे थे, जब रिलीजन भी नहीं आए थे, तो उसके पीछे ये था कि हमारा एक फियर था कि हमारी जो है नस्ल चलती रहे, यानी हमारी जो स्पीशी है वो चलती रहे।
उस स्पीशी के चलाने में तो सिर्फ था कि जहां भी जिससे भी जो भी हो सके लोग कर लेते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता एग्रीकल्चर के साथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन आई, फिर प्रॉपर्टी के इशू आया, फिर इसके बाद ये जो है चीजें आई। लेकिन शुक्र है कि टू प्रूव द पॉइंट, कुछ अफ्रीकी कबाइल में पोली एंड्री भी है, कि जिसका मतलब है एक औरत को इतने यानी कि उसका ये प्रिविलेज होता है कि किसके साथ रहे। तो लेकिन वो कितना ज्यादा है कितना कम है वो एक अलग बहस है। इस वक्त मैं अपनी बात को इस तरह कंक्लूड करूंगा 2 पॉइंट्स पे, कि एक तो ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है और आदमी जो कर सकते हैं, जिनकी पावर होती है, एक्सेस होती है, और कोई ना कोई एक्सक्यूज निकाल लेते हैं। वो मजहब से ले आएंगे, वो परंपरा से ले आएंगे एक्सक्यूज, वो इससे यानी मजबूरी से ले आएंगे, वो चॉइस से ले आएंगे। डिपेंड करता है कि उनकी अंग्रेजी, उनकी रीजनिंग कितनी स्ट्रांग है, तो वो कोई ना कोई मिसाल यानी वो जस्टिफाई उसको कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो जिस पार्टी के साथ ये नाइंसाफी होती है उसके लिए क्या मैकेनिज्म्स हैं, कम्युनिटी में, सोसाइटी में या लेजिस्लेशन में। तो वो उसमें पाकिस्तान काफी पीछे है कि वहां पे जहां पे इस्लाम आ जाता है तो वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया अरशद, आपने बस तफसील से बताया। ज़ैनब, आप मुझे ये बताइए कि वैसे तो हम कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे और 2 बच्चे खुशहाल घराना, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि एक तरफ के 4 शादियां या उससे भी ज्यादा, जैसे मुफ्ती कवि साहब तो ये भी फरमाते हैं कि शादियां 4 और निकाह बहुत सारे जायज हैं। तो फिर 2 बच्चों की एवरेज भी निकालें तो हर घर से जो एक फौज निकलेगी 10-12 बच्चों की, तो दूसरी फौज की तो जरूरत भी नहीं रहेगी वैसे हमें फिर। तो मतलब ये क्या है ये सब? इससे मुझे ना एक बड़ा बचपन का एक वाकया याद आ गया। मेरा धदियाल जो है वो गुजरांवाला से है, तो हम ईद पे जाते थे तो अखबार आता था ईद वाले दिन सुबह का, तो उसमें ये फैमिली प्लानिंग वालों का ना एक इश्तिहार आता था सरकारी, और उस पे लिखा होता था कि ईद की खुशी में भूल न जाना 2 बच्चे खुशहाल घराना। तो अब वो इश्तिहार तो छाप देते थे और वो सब पढ़ भी लेते थे, लेकिन बात ये है कि वो हम उस पर किस हद तक कारबंद है ये हम सबने अपने इर्द गिर्द देखा ही है। और जब आप ज्यादा शादियां करते हैं तो जाहिर है आप ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। फिर क्या होता है इसमें, जो मेरा मुशाहिदा है, अब एक घर है, अगर आपने उसमें 4 शादियां की हैं और फैमिली प्लानिंग वालों के मशवरे को मानते हुए 2 बच्चे ही पैदा किए हैं फी बेगम, तो 8 बच्चे यही हो गए। अब उसमें कुछ लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी। अब आप कैसे इंसाफ कर पाएंगे? फिर वही होगा कि बच्चियां पीछे खींच ली जाएंगी कि इनको घर के कामों में इन्वॉल्व करो, और लड़के क्योंकि उम्मीद होती है कि वो बड़े होके ब्रेड विनर्स बनेंगे, भले वो आपके मरते के मुंह में पानी डाले या ना डाले, लेकिन वो ब्रेड विनर्स होंगे, इसलिए वो उनको तालीम भी और हर तरह के मौके भी। तो फिर वहां पे आप इंसाफ तो नहीं कर रहे ना। और यही वो बात है कि जिसके बारे में कि कहा गया है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे। तो फिर वही जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप एक मर्द 4 शादियां तो कर लेता है, लेकिन उसका सारा का सारा बोझ जो है वो औरत अपने कांधों पे लादती है। भले वो औरत उसकी बीवी हो, उस घर की बेटी हो, उसका बाप शादियां कर रहा हो, तो वो ओनस जो है वो उसके ऊपर आ जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मेरा ख्याल है अर्शद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं इसी पॉइंट पे जरा ऐड करना चाह रहा था कि आदमी लोग जो हैं, चूंकि सबसे ज्यादा बेनिफिशरीज जो हैं फ्री लेबर जो औरतों की है, वो बेटी की सूरत में हो, माँ की सूरत में हो, बेगम की सूरत में हो, बहन की सूरत में, हम ही बेनिफिशरी हैं। तो इसमें शादियों में डबल वो प्लेयर मिल जाता है कि आपको सेक्स की एक्सेस भी हो जाती है और फिर एक फ्री लेबर भी मिल जाती है, और तीसरा ये कि आपको शो ऑफ का मौका भी मिल जाता है। तो यहाँ पे यही यानी जो आमिर लियाकत हुसैन साहब जो हैं, अब देखें ना, पहले उन्होंने शादी की, किसी वजह से नहीं चली, फिर दूसरी शादी की और बड़ी वही तम तरा से बताया ये वो सब कुछ जो इसमें बता रहे हैं, और फिर उसके बाद कहा कि नहीं आए टर्न्ड इनटू अ डार्क टनल। अच्छा, अब डार्क टनल और इस तरह की जो गैस लाइटिंग करनी है किसी औरत को, तो इसका मतलब औरत के पास तो वो एम्पलीफायर, वो एम्पलीफाइड प्लेटफॉर्म नहीं है जो हम कह सके। और ये मेरी प्रेडिक्शन है कि ये जो शादी भी की है ना, ये कंपनी भी चलने वाली नहीं। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ फर्क आ जाता है। यहाँ शादी अजराह जरूरत नहीं, अजराह शौक की गई है। शौक से भी ज्यादा शो ऑफ टाइप की गई। लेकिन जी हाँ, दोनों में बहुत फर्क है। हाँ, लेकिन इसके पीछे अगर मैं एक और चीज यानी डीपर लेवल पे क्या इंटरप्ले होता है हमारी साइकी में, कलेक्टिव साइकी में, और इसमें मैं इस्लाम और पाकिस्तान और उससे ज्यादा निकल के इस बात को करना चाहता हूँ कि लोगों ने ग्रेजुअली जब हमारी इर्तिका हुई है, तो हमने जो हमारा सेक्सुअल जो रिलेशन है, उसको सिर्फ हमने प्रोक्रिएशन के मींस के तौर पे यूज नहीं करते, उसको रिक्रिएशन भी, उसको एक ह्यूमन रिलेशनशिप, उसकी जो सेलिब्रेशन है उसके तौर पे भी
मतलब असल उसकी वजह तो यही होनी चाहिए मेरा ख्याल है। तो जिन लोगों ने ये राज पा लिया है वो बच्चे कम पैदा करते हैं और खुश ज्यादा आपस में रहते हैं, और जिन्होंने ये जो पाकिस्तान में खासतौर पे और इंडिया में समझने ज्यादातर कि हमने औरत को सेमियां बनाने वाली मशीन समझा हुआ है कि बस शादी हुई तो बस एक ही फंक्शन है कि हर 2 साल बाद 1 साल बाद बच्चे पैदा करते जाए। तो ये जो एक साइकी जो है ये नहीं गुजरी, और इसके पीछे फियर का कि हमारी नस्ल को आगे चलना है, और गुर्बत का कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा हेल्पिंग हैंड होंगे, और कंट्रोल का कि ज्यादा औलाद होगी तो आपको ज्यादा फ्री लेबर भी मिलेगी। इन चीजों का असर है और हमें इनको उसी तरह डीपली करना चाहिए। और आखिरी मेरा इस पे पॉइंट है पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से कि पॉपुलेशन जी जी कंट्रोल का वर्ड जो है, इवन ये कभी यानी जब आप किसी को कंट्रोल करना चाहेंगे ना और वो ऊपर से पंजाबी और मुसलमान भी होगा तो वो तो बिदक के भाग जाएगा, और जब आप इंसेंटिवाइज इसको करेंगे तो उसमें दूसरी बात है कि इस्लाम को ना मिस इंटरप्रेट करते हैं। मैं अक्सर प्राइवेटली कहता हूँ सुन्नत की बात करते हैं लोग, तो सुन्नत क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे, उन्होंने 40 ईयर या 15 साल आपसे जो बड़ी थी उनसे शादी की, और जब तक वो हयात थी कुछ और नहीं किया, और उसके बाद उन्होंने मतलब अगर शादियां की तो मैं कहता हूँ कि असल सुन्नत तो ये है कि भाई पहले तो आप ये वाली चीज करें ना जो उस वक्त भी और आज भी रेडिकल है कि अपने से बड़ी खातून के साथ आपने शादी। तो ये जो बिल्कुल सुन्नत भी है बिल्कुल उसको भी मिस इंटरप्रेट करते हैं, हम अपने तौर पे इंटरप्रेट करते हैं जहां पे हमें सूट करता है वो। नहीं ठीक है, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखें सुन्नत को निभाने के लिए फिर सुन्नत की पूरी ताजीम और तकरीम के साथ आप एक चीज फॉलो करेंगे ना, ये बात आपकी ठीक है। मैं रक्षंदा आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब शादी होती है दो फरीकैन की तो कुछ यानी कुछ तवक्कुआत होती हैं, जैसे एक औरत चाहती है तहफ्फुज हो, एक मर्द शायद चाहता है सेक्स हो, तो आपके ख्याल में एक औरत क्या चाहती है शादी से? जी, सारी जी औरतों प्लीज। को एक ही जैसा समझना भी बहुत शदीद गलती है। मुख्तलिफ औरतों बिल्कुल के मुख्तलिफ रीजंस होते हैं, और इतना सोचने के लिए भी आपको जिसे कहते हैं किसी हद तक एम्पावर्ड होना होता है। शादी अगर पाकिस्तानी माशरे में देखी जाए तो एक बहुत ज़रूरी इंस्टीट्यूशन है, मजहबी एतबार से भी और समाजी एतबार से भी। और बहुत पढ़ी लिखी औरतें हैं जो PhD और पोस्ट डॉक्टरेट भी जिन्होंने की होती है, तो अक्सर जो उनकी कामयाबी का इंडिकेटर उनके घर वालों या इवन उनके करीब तरीन दोस्तों के नजदीक भी होता है कि शादी अभी तक नहीं हुई। और ये बात मैंने खुद देखी भी है, सुनी भी है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल तो प्रेशर। वो जो है यानी कि एक तरफ तो हम खुश होते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और वो पढ़ रही हैं, आगे बढ़ी हैं। दूसरी तरफ ये भी हो जाता है कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की से अब शादी कौन करेगा, क्योंकि वही कंट्रोल का एलिमेंट के ये भी एक मफरूजा ही है कि जो औरतें ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं या आपको मॉडर्न लगती हैं तो वो जिस तरह हमारी फिल्मों में भी शुरू से दिखाते आए और अब ड्रामों में भी कि वो बहुत बदतमीज होंगी, वो बहुत सरफिरी होंगी, वो किसी का लिहाज नहीं करेंगी। हालांकि अगर आप रिसर्च में भी ये देखें, मतलब मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट एज एन एक्टिविस्ट नहीं कह रही, तो उसमें पता चलता है कि जो जिनको आप घरेलू तरह की औरतें कहती हैं, कम पढ़ी लिखी होती हैं, तो उनकी घरेलू पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा उनकी अच्छी ग्रिप होती है और वो बेहतर उनके जो है ना उनको कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स आते हैं। तो सब औरतें भी एक तरह से नहीं होती, कुछ लक का एलिमेंट भी होता है, कुछ लोगों को बहुत अच्छी कहते हैं सोहबत मिलती है जो उनको मशवरे देते हैं। दोनों साइड से होता है कि शौहर को कैसे काबू में रखना है और बीवी को कैसे काबू में रखना है। जो पुराना नुस्खा था कि जी शौहर के दिल तक पहुंचने के लिए वो मैदे का रास्ता, अब चाहे जैसे मर्जी प्रोग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट्स बन जाए, मसाला तो फिर भी जरूरी आना है। और जो मुझे एज अ डॉक्टर और एज एन एक्टिविस्ट और एक उम्र गुजारी, तो मुझे यही समझ में आया कि बेसिकली उसमें सीधा साधा फॉर्मूला ये था कि शौहर को इतना खिला पिला के इतना मोटा वो कर दो कि शायद औरतों में हो के इसको अब कोई देखेगा नहीं, और ये एक टैक्टिस हो सकती है। तो लेकिन पॉकेट का भी बहुत ज्यादा ताल्लुक है कि ये जो है ना हम लोग जो ये मिडिल क्लास के बात लोग हैं वही ऐसे वो कर रहे हैं, जो कि क्लास का भी इसमें है, जो बिल्कुल लोअर क्लास जैसे सोशियो इकोनॉमिकली मैं कह रही हूँ, कोई मतलब ह्यूमन लेवल पे सब बराबर है, मैं तो यही समझती हूँ और जानती हूँ। और जो बहुत अपर क्लास होती है उनके यहाँ ये कई मल्टीपल मैरिजेस जो है ना वो कोई मायने नहीं रखती।
2 दफा अपनी जाती जिंदगी में मैंने अपने 2 करीबी दोस्तों की एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी पे उतना शोर नहीं मचाया था जितना मैं वैसे हंगामा करती रहती हूँ कि ये किस बेवफाई क्यों की या फलाने चीज क्यों किया, चाहे उसको मैं जानती ना हो। लेकिन वो भी बहुत जब मैं यंगर थी, और अब मैं सोचती हूँ कि वो भी गलत था। क्यों कि जी उनकी जो पहली अहलिया थी जो हैं बल्कि, तो वो किसी भी वजह से उनको कोई बीमारी हो गई या वो माजूर हो गई, तो मैं यही सोचती हूँ कि भाई अब तो मुझे करनी है। और जो करते भी हैं तो ये नहीं कि किसी मतलब अपनी उम्र की खातून के साथ या उससे वो बहुत ही छोटी प्यारी सी जो हमारा कन्वेंशनल ब्यूटी का क्राइटेरिया है उस लड़की से करते हैं। तो अब मैं सोचती हूँ जबकि औरतों के ऊपर वफादारी जो है ना वो लाजिम होती है कि अगर किसी औरत के शौहर माजूर हो जाएं और बीमार हो जाएं तो भाई उसकी खिदमत करनी चाहिए। और बीइंग एन एडवोकेट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, हर चीज में इक्वल होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो मशरकियत का भी बीज है हमारे अंदर वो यही तनावर दरख्त बन चुका है। तो मेरे अपने बायसेस भी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि बेवफाई, बदतमीजी, बेमुरवती में औरतें जो हैं वो मर्दों के मुकाबले में आए और उनसे आगे निकल जाएं। लेकिन यहाँ पे जो बेहिस्सी होती है ना माशरे की, कि एक औरत जो है वो अपने 20s में, बल्कि अगर हमारी दादियों नानियों के आप किस्से सुने तो टीन एज में भी अगर वो बेवा हो जाती हैं तो वो सारी उम्र वो बेवा रहेंगी। ठीक है, मतलब चाहता माशरा यही है। और जो डैडी होते हैं, जैसा मेरे एज ग्रुप के जो लोग हैं, अब वो जाहिर है कोई ना कोई पेरेंट्स में से इस दुनिया से जा रहा है, तो वो 70 साल की उम्र में भी अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, तो वो बच्चे खुद उनकी शादी करा देंगे। लेकिन आपने बहुत कम देखा होगा एक्सेप्शंस को छोड़कर कि किसी खातून के बच्चे जो हैं उनकी खुद शादी करा रहे हो कि अम्मा आप भी अकेली हैं, आपके पास भी पार्टनर होना चाहिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, लेकिन मर्दों के लिए जो है बहुत सारी जो हैं जस्टिफिकेशंस क्रिएट भी की जाती हैं, चाहे वो किसी मजहब या अकीदे या कानून में ना भी हो। तो मसला यही है कि एम्पैथी के साथ काम लेना चाहिए, जस्टिस के साथ काम लेना चाहिए। वो जहां हमारी किसी और चीज में नहीं है, तो शादी जैसे खुशगवार इन इन्वर्टेड कॉमास मामले में क्यों हो? तो ये है। यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा एक को इंसाइट कह रहा हूँ, लेकिन वो भी आदमी की आदत होती है कि अपनी आम सी बात को भी बड़ा यानी एग्जैजरेटेड तरीके से नहीं, मैंने किया ही इसलिए था कि आप और दूसरा एक थोड़ा जोक है। इनसाइट ये है कि आदमी, मेरा ख्याल है कि, और ये एक्सक्यूज नहीं है, ये मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस भी है कि आदमी थोड़ी देर से मैच्योर होते हैं, और जब उनको शुरू में शादी को वो एज अ सोशल, ये बाहर दूसरों को दिखाना कि बड़ी अच्छी शादी है, बड़ी अच्छी बीवी है, ये सारी इस चीज को देते हैं। और जो उनका लिव्ड और पर्सनल एक्सपीरियंस होता है इमोशनल बॉन्ड का, उसको वो लेटर इन लाइफ उनको रियलाइज होता है। अगर ये किसी तरह हम आदमी में इंजेक्ट कर सके कि वो जो इमोशनल है और पर्सनल है उसको ज्यादा सेलिब्रेट करें और उस पर फोकस करें, तो ये फिर दिखावे वाली चीज और बाहर किसी को बताना और अपने आप को बेचारा दिखाना, ये शायद कम हो जाएगा। दूसरा मेरा एक जो जोक है, जोक मेरा नहीं है लेकिन मैं उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज किया है, और वो ये है कि मैं तमाम फेमिनिस्ट दोस्तों से कहता हूँ कि बहुत सारे जो एंटी वुमन जोक है ना, उनको उनके सर पे, यानी वो कहते हैं ना कि उनको टर्न करें, उनको रिक्लेम करें। तो उसी तरह का ये जोक है और मंसूब है अपनी आलिया भट्ट के साथ। तो आलिया भट्ट से किसी ने पूछा कि शुड वुमेन हैव द बॉयफ्रेंड आफ्टर 40? तो उसने कहा कि भाई 40 बॉयफ्रेंड्स के बाद काफी हो जाते हैं, तो उसके बाद उसकी शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, इस वक्त यहाँ ना मैं 2 बातें ऐड करना चाहूंगी। एक तो जो जैसे रक्षंदा ने जिक्र किया, मैं बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ कि बच्चे जो हैं वो शायद वालिद की दूसरी शादी को प्रोपोगेट करें। आई एम द एक्सेप्शन दैट रक्षंदा वाज टॉकिंग अबाउट। मैंने बहुत कोशिश की अपनी वालदा को कन्विंस करने की, स्पेशली जब मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई। उससे पहले भी मैंने 1-2 बार कोशिश की। आज तक भी मैं उन्हें कहती हूँ कि अच्छा चलो, कोई एक आधा बॉयफ्रेंड होना चाहिए जिसके साथ बैठ के आप शाम की चाय पी लें, मत करें शादी। लेकिन वो जो एक सोशल प्रेशर है ना, अच्छा, जब मैंने उनसे पहली बार ये बात की तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, लोग क्या कहेंगे। There is a difference in saying no and in expressing societal pressure on somebody, because she was one woman with 2 daughters और मैं फोर्सी कर रही थी कि मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई है
चाहते ना चाहते मेरी भी एक दिन हो ही जाएगी और मैं भी इस घर से चली ही जाऊंगी, तो वो अकेली कैसे मैनेज करेंगी? तो इसी इसी पे अगर मैं सप्लीमेंट कर दूं, जी अब जी तमाम दोस्त जानते हैं मेरी अम्मा से मेरा कितना अच्छा दोस्ती थी, और मेरे अब्बा का इंतकाल 94 में हुआ, और अम्मा जो है उसके बाद तकरीबन लाइक 2012 में उनका इंतकाल जब हुआ, तो आखिरी मैं उनको अक्सर कहता था, और रक्षदा तो उसकी शायद गवाह भी है, कि अम्मा कोई हैंग आउट कर लो और नहीं तो किसी के साथ। तो वो तो मुझे कहते थे देर फिट है वो तेरा। तो एग्जैक्टली उन्होंने औरतों ने यही इतना जुमला, इंटरनलाइज किया ये होता था उसको। ये एग्जैक्टली जुमला था अरशद के। अम्मी मुझे कहती थी, बेटा फिटे मुंह तू मेरे सिर च खेप आ दे। तो वो तो एक, इंटरनलाइज भी कर लेते हैं। तो मेरा उस जी पे, हाँ यानी मेरा बिल्कुल, इस प्रोग्राम में आखिरी जो कमेंट है कि अगर यानी कि एक तो ये कि जैसे हर शख्स की सिचुएशन और कंडीशन डिफरेंट होती है, लेकिन एज अ रूल अगर औरतों को भी उतनी ही चॉइस हो और उतना ही उनका कंसेंट हो, और दोनों जो हैं यानी इक्वली एक बुरी शादी से निकल के दूसरी कर लें, तो उसमें कोई नहीं है। लेकिन दूसरा ये कि कंकरेंटली मल्टीपल मैरिजेस जो हैं, ये तो बिल्कुल यानी एक बहुत इसी तरह बैन होनी चाहिए जैसे तंबाकू नोशी बैन हुई हुई है, या जिस तरह ड्रग्स का वो एक ओवर यूज जो बैन होता है, तो इसी तरह यानी ये एक सोशल मिलेस है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने एक रिक्शे के पीछे पढ़ा था कभी, एक शेर था कि मैं प्यार ते करा पर मेरी तनख्वाह बड़ी थोड़ी है। तो पैसा कहते हैं मुसलमान के पास पैसा आता है तो शादी करता है, मोहब्बत, शादी, तलाक, मतलब कि क्या पैसा है इसमें? हमारा एक सच सिस्टम चल रहा है, आपकी शादी भी है, बच्चे भी हैं, आपकी जिम्मेदारियां, जॉब भी है। तो एक तो जाहिर है आपको दो चीजें चाहिए अफेयर चलाने के लिए, एक और शख्स के तैयार होने के अलावा, कि आपके पास टाइम होना चाहिए और आप उसे अफोर्ड कर सके। तो उसमें मेरा ख्याल बिल्कुल। है दूसरा दूसरा ये कि जब यानी किसी यंग लड़की को या सारी चीजों को या किसी मजबूर को आप यानी बोले उस पे दूसरी शादी, कंकरेंट दूसरी शादी पे कन्विंस करते हैं, तो उसमें इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसमें होता है कि अब ये बंदा अफोर्ड तो कर सकता है, क्योंकि मैंने बहुत कम देखा है कि कोई आदमी बहुत इतना हंक है तो उसके लिए किसी ने शादी कर ली हो। वो ठीक है, एक आध यानी कि वन नाइट स्टैंड शायद किसी ने कर लिया हो, जो कि मेरे उसमें नहीं आया, यानी औरत ने अप्रोच किया हो। तो आदमी यूजली अप्रोच करते हैं और उसको कन्विंस करते हैं औरत को, और उसमें इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अच्छा, एक चीज सिर्फ जो मैं सोची थी कि इस टॉपिक के हवाले से है लेकिन हमने डिस्कस नहीं की, वो ये कि अभी नया ट्रेंड जो बच्चों में देख रही हूं मैं, नई नस्ल में, वो लोग तो शादियां इतना करना नहीं चाहते, वो तो शादी से भाग रहे हैं। और वक्त भी है, जैसे सबसे कीमती चीज तो वक्त है ना, जी, तो वो कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के लिए। लेट 70s या अर्ली 80s की बात है। मैराडोना जो फुटबॉलर था बहुत ही, तो उसकी नुआए वक्त में खबर पड़ी, और जो मेरे लिए कल्चरल शॉक था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड जिससे उनके 3 या 4 बच्चे उस वक्त थे, तो उससे शादी कर दी है। तो मुझे वो कई साल लगे इस चीज को रिकनसाइल करने के लिए। तो एक तो ये चीज है कि लेकिन बहरहाल वो एक यानी एक बरसबीले तज़किरा एक बात थी। मेरा ख्याल है कि जो मिलेनियल्स हैं या यंग जनरेशन है, एक तो जाहिर है उनको एक स्टेट टाइम और स्क्रीन टाइम में जो बैलेंस है वो बहुत खराब है, यानी इतनी ज्यादा वो स्क्रीन पे रहते हैं, और वो जो दूसरा प्लेयर आ रहा है कि भाई देख के ही सारा मजा ले रहे हैं। तो उसमें दूसरी चीज है कि शादी की जो पुरानी एक डेफिनेशन है और जैसे पुरानी एक प्रेजेंटेशन है कि अच्छा भी आपने घर भी अफोर्ड करना है और आदमी जो है प्रॉब्लली ब्रेड विनर होगा, जो जरूरी नहीं। हर बहुत सारे केसों में हमारी क्लास में तो वो है, होता ही नहीं, दोनों ही काम कर रहे होते हैं। अक्सर औरतें जो है वो आगे लीड कर रही होती हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये मेरे ख्याल हर जनरेशन अपनी उस तरह उसको डिफाइन करती है। लेकिन इसकी वजह से ज्यादा रेजिस्टेंस मेरे ख्याल इसलिए आ रही है कि जब यंग जनरेशन पे हम ओल्डर मॉडल इम्पोज करना चाहते हैं कि अच्छा जिस तरह उनके पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की या अंकल्स और आंट्स की जो शादियां थी वो वाला मॉडल उन्हें करना, तो उससे वो घबरा जाते हैं। सो दे नीड टू डिफाइन देयर ओन। और वैसे तो अच्छी चीज है कि थोड़ा सा लेट शादियां करें, ताकि वो शादी जरा यानी लेट उम्र तक चल भी जाए। ये जो फौरन 22-23 की उम्र में शादी कर देते हैं, तो ये कन्वेंशन चेंज हो रहा है दुनिया भर में। तो मेरा ख्याल है कि और लड़कियों को खास तौर पे मैं कहता हूँ कि 30 तक उनको जिंदगी में बाकी चीजों को यानी सीखने का समझने का दिया जाए। जब लड़की थोड़ी सी 26-27 से ज्यादा उसने ट्रेवल भी किया है, एक्सपोजर भी है, जॉब भी है, तो उसकी निगोशिएशन लिवरेज बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर उस वक्त वो शादी करेगी तो वो उसको मेरे ख्याल रक्षदा कुछ कहना चाहती हूँ। तो मेरी तरफ से यही है कि अगर इसमें कॉन्सेंट हो, चॉइस हो दोनों को इक्वल, और इसमें क्वेश्चन कम हो आदमी की तरफ से, तो फिर ये और खैर यानी उसमें फिर सीरियलाइज्ड जो पोलीगैमी है, यानी एक शादी एक वक्त में और नहीं चली तो दूसरी कर ली, ये कुछ ठीक लगता है मुझे। दूसरा तो मैं नहीं समझता कि वो एट एनी कॉस्ट इजाजत उसकी होनी चाहिए। डायरेक्शन ओवर टू यू। जो पॉलीगैमी का इशू है और मल्टीपल मैरिजेस का इशू है और बच्चों का इशू है, इन सबको अलग अलग डिस्कस करने की भी जरूरत है। ज्यादा प्रॉब्लम जो है
हमें मर्दों की दूसरी शादी पहली बीवी के होते हुए या तीसरी शादी पहली दोनों बेगमात के होते हुए और वो छुपी हुई शादियां या अपने से यंगर औरतों से शादियां वो हमें तकलीफ देती हैं। और औरतों को किस उम्र में शादी करनी चाहिए, मैं चाहती हूँ कि कोई भी मर्द ये वाली बात जो है ना औरतों को लड़कियों को ना समझाए। औरतें और लड़कियां मुकम्मल इंसान होती हैं बराबर की, उनकी जब मर्जी वो करें जब मर्जी वो ना करें। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मर्द क्यों हर वक्त बताते हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए अभी क्या नहीं करना चाहिए। मर्द और मैं चूंकि एंटी चाइल्ड मैरिज एडवोकेसी में भी हूँ, तो चाइल्ड मैरिज तो कोई चीज ही नहीं है मेरे नजदीक, वो तो अब्यूज है। एक्सप्लॉयटेशन और फोर्स्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। और 18 साल वाली जो बात है उसका ताल्लुक मेडिकल रीजन से है। और मैं बहुत संजीदगी से ये सोचती हूँ कि लड़कियों का तो हम बता देते हैं कि 18 साल के बाद शादी होनी चाहिए और उसके बाद बच्चे भी पैदा होने चाहिए, लेकिन मुझे आज तक इस उम्र तक 50 साल से ऊपर हो गई मेरी उम्र, ये समझ नहीं आया कि मर्द किस उम्र में मैच्योर होते हैं कि उनको शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि मुझे आज तक जो है ना कोई मैच्योर मर्द मैंने नहीं देखा, और कोई है तो जिसके पास भी है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। क्योंकि एक छोटी सी बच्ची को भी जो है ना हम समझते हैं कि उसको इस तरह बैठना चाहिए इस तरह उठना चाहिए, लेकिन मर्द जो हैं वो किसी भी उम्र में मैच्योर नहीं होते और अभी भी संजीदा मसले को बहुत ही कैजुअली लिया जाता है। ये बात मुझे बहुत तंग करती है, बहुत तंग करती है कि हमारी औरतें, फेमिनिस्ट औरतें भी जो हैं इस मसले को उस तरह से नहीं देखती। और बहुत अच्छी समझदार औरतें भी कहती हैं कि अगर वो सारी बीवियों को इकट्ठे आराम से रख रहा है तो तुम्हें इससे क्या तकलीफ हो रही है। ज़ैनब कुछ कहना चाह रही हैं? बस जी मैं जी, आप लोगों से बस मैं चाहूंगी कि बस आखिर में जी हाँ प्लीज हाँ मैं जी आखिरी बात ही करूंगी। दरअसल मुझे जो बात समझ में नहीं आती वो ये नहीं आती कि हम शादी को कंपेनियनशिप के तौर पे क्यों नहीं लेते इस इंस्टीट्यूशन को। जब तक हम इसको एक कंपेनियनशिप नहीं समझेंगे, देखिए कंपेनियन आपका कोई एक ही होता है जिसके साथ आप सारी उम्र अपने दुख दर्द बांटते हैं, दोस्त तो कई होते हैं। तो जब तक हम इस इंस्टीट्यूशन के बारे में ये चीज लोगों के जहन में नहीं डालेंगे कि शादी एक सेक्स का जरिया नहीं है, शादी एक पैसे की सिक्योरिटी हासिल करने का, इकोनॉमिक सेफ्टी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करने का जरिया नहीं है, बच्चे पैदा करने का जरिया नहीं है, शादी एक कंपेनियनशिप है। आप मोहब्बत देखिए कि इस्लाम में भी हजरत खदीजा को कंपेनियन, हजरत मोहम्मद को कंपेनियन का रुतबा दिया गया, वो कंपेनियंस थे। इसीलिए उनके होते हुए, जैसे भट्टी साहब ने कहा, उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की क्योंकि वो कंपेनियंस थे। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम कंपेनियंस हैं, वी आर नॉट गेटिंग टुगेदर टू हैव सेक्स। सेक्स तो एक ऐसी चीज है जो बाहर इस वक्त आप निकल जाए बाहर, आपको या तो वो एक ऐसी चीज हो जो अवेलेबल ना हो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जो आप खुद भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन कंपेनियनशिप के लिए आपको कोई इंसान दरकार होता है। तो जब तक हम इस इंस्टीट्यूशन को जो शादी का है एक कंपेनियनशिप की शक्ल नहीं देंगे, तब तक ये मल्टीपल मैरिजेस का रवाज चलता रहेगा और ये सोसाइटी में ये सब कुछ, यही रवाज घिसे पिटे बार 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 नस्ल दर नस्ल चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों की बात। सिर्फ एक चीज में सबसे एक एक कमेंट चाहती हूँ कि हमारी शादियों में मोहब्बत की कहाँ पे है, यानी क्या वैल्यू है? क्या मोहब्बत के बगैर शादियां नहीं चल रही हैं? एक एक जुमला मुझे मोहब्बत पे चाहिए आप। शादियां मोहब्बत के बिना भी चल जाती हैं, इज्जत के बिना नहीं चलती। और जब तक हम अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसकी ख्वाहिशात, उसके वजूद, उसके शऊर, उसकी सोच की रिस्पेक्ट नहीं। असल मोहब्बत तो यही है ना इसमें, कि आप जिसको अपना कंपेनियन बना के, अपना लाइफ पार्टनर बना के, अपना बेटर हाफ बना के लाए हैं। इफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर बेटर हाफ, द ओनली हाफ दैट रिमेन्स इज द वर्स्ट हाफ। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? आइडियली तो शादी में मोहब्बत, इज्जत और गुजारे के लिए जो पैसा है, बहुत ज्यादा दौलत न सही, तीनों चीजें होनी चाहिए। देखा मैंने ये है कि इज्जत, मोहब्बत और दौलत सबके बगैर बाद शादियां चल रही होती हैं
और वफा के बगैर भी चल रही होती हैं, और बाज़ जगह सब कुछ ठीक होता है, बड़ी मोहब्बत से भी शादी होती है और वो खत्म हो जाती है। जिस तरह मोहब्बत को लार्जली समझा जाता है माशरे में भी और इंडिविजुअली भी, तो वो सिर्फ माँ को बच्चों से होती है। बाकी हम सब मोहब्बत को एक एडवर्टाइजिंग टूल के तौर पे या किस लोग सियासी वादे के तौर पे आदमी लोग जो हैं वो यूज करते हैं। मोहब्बत हम कहने वाले का मतलब डिफरेंट होता है, समझने वाले का शायद डिफरेंट होता है, क्योंकि हम मोहब्बत को आदमी लोग अक्सर जो है वो उसके स्लोगन के तौर पे करते हैं। तो वैसे तो चाचा गालिब ने हम तमाम आदमियों को, जो लोग बेवफाई के मुर्तकब होते हैं, उनके लिए एक वो मशले राह दिखा दी है कि जान तुम पे निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता वफा क्या है। तो अक्सर हम जो पढ़े लिखे होते हैं इस तरह के शेर डाल के तो यानी पतली गली लेके निकल जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब आपका, ज़ैनब आपका, अरशद आपका। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत मजा आया मुझे आप लोगों से गुफ्तगू करके। और मैं ये सोचती थी कि जब आप शादी इसलिए करते हैं कि आप अपना एक यूनिट बनाना चाहते हैं, फिर बच्चे होते हैं, जब वो बन जाता है तो फिर उसमें दूसरी शादी की क्यों जरूरत पेश आती है? मैं ये जानना चाहती थी आप लोगों से, जिसमें से मुझे बहुत सारे अच्छे सवालात भी मिले। और वैसे भी जब दूसरी शादी फिर तीसरी शादी, तो फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि सास-ससुर की खिदमत कौन करेगा। शौहर का ये जो आइडियलिज्म पे हम लोग चल रहे होते हैं, तो रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो सोच समझ के चीजों को लेना चाहिए। मोहब्बत की कड़ी शर्त शादी हो सकती है, लेकिन फिर मुआशरा जो है वो मोहब्बत को अगर औरत की नजर से देखे तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। वरना मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल में लेके हम ना होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा दुआ में। इस मजबी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।